नमस्कार, मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये मेरा क्लास का ही वीडियो है, बच्चे सामने बैठे हुए हैं। तो आज हमारी टॉपिक है मुग़ल वंश। तो मुग़ल वंश हमारा कई दिनों से चल रहा है। उसमें हमने आपको जो है वो सबसे पहला बाबर, उसके बाद हुमायूं, और बीच में जो दौरान मुग़ल वंश के 15 वर्ष बीच में एक अंतराल था, उस समय एक सूरी वंश आया हुआ था। तो सूरी वंश के बारे में हमने काफ़ी चीज़ें बताई हैं। शेरशाह सूरी के बारे में क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। आज हम चल रहे हैं मुग़ल वंश के सबसे महान शासक अकबर के बारे में। तो अकबर का इतिहास काफ़ी लंबा इतिहास है, बहुत सारे फैक्ट हैं, और मैंने कोशिश की है, मेरा बोर्ड भी कम पड़ रहा था। देखिए ऊपर नीचे तमाम कई जगह लिखा हूँ, टिप लगा लगा के छोटा बड़ा। तो हो सकता है ये बोर्ड में आपको ना दिखे वीडियो देखने के दौरान, लेकिन मैं उस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि बोर्ड में क्या लिखा हुआ है। और कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर भी नहीं हूँ, क्लास का ही वीडियो है ये। तो चलिए हम चलते हैं मुग़ल वंश का कौन शासक है आपका? अकबर, है ना। अकबर के बारे में तो सबसे पहले तो अकबर एक महान शासक था। तो जो भी महान शासक हैं उनका कार्यकाल पूछ लेता है, कब से कब तक शासन रहा। तो 1556 से लेकर के आपका 1605 तक। तो इसको याद रखिएगा आप, 1556 से लेकर के 1605 तक अकबर का जो है वो शासनकाल रहा। और जैसा कि कुछ राजाओं के बचपन का नाम पूछा जाता है, जैसे हमने कल बताया था आपको, शेरशाह सूरी की बचपन का नाम क्या था? फरीद था। तो उसी तरह से एक नाम ये भी पूछा गया एग्जाम में कि जो अकबर था उसके बचपन का नाम क्या था? तो बदरुद्दीन। क्या नाम था उसका? बदरुद्दीन। इसको याद रखना है आपको। और अकबर का जन्म जो है वो कब हुआ? 15 अक्टूबर 1942 को। और वो स्थान था, कहाँ पे हुआ था? अमरकोट, ये आपके राजस्थान में है। और यहाँ के शासक थे आपके राणा बीरसाल। तो इनके महल में हुआ था। और इनकी माँ कौन थी? हमीदा बानो। तो उस समय शेरशाह सूरी से पराजित होकर के हुमायूं जो है वो दर बदर भटक रहा था। तो उसी दौरान जो है वो अमरकोट में अकबर का जो पत्नी थी अकबर की, कौन थी? हमीदा बानो। उन्हीं के गर्भ से अकबर का जन्म हुआ। तो ये इसमें फैक्ट बनते हैं आपके एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं हम। और गुरदासपुर के समीप कलानौर नामक स्थान पर जो है वो 1556 को अकबर जो है वो अकबर का राज्याभिषेक है ना। तो अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ? कलानौर। स्थान कौन सा? कलानौर। ये आपके गुरदासपुर के पास में है। और कब हुआ? 1556 में। और एक क्वेश्चन आपका ये पूछता है कि अकबर जब गद्दी पर बैठा, उसका राज्याभिषेक हुआ, तो उसकी आयु कितनी थी? कितनी थी आयु? 13 वर्ष 14 दिन। तो 13-14 याद रहेगा। 13 के बाद अगला अंक 14 आता है ना। 13 दिन 14 है ना। 13-14 ये दो फिगर अपने दिमाग में रख लें। तो 13 जो है वो वर्ष है, 14 आपका दिन है। और एक क्वेश्चन आपका एग्जाम बहुत ज़्यादा आता है आपका ये कि अकबर का संरक्षक कौन था? क्योंकि जब गद्दी पर बैठा अकबर तो निसंदेह रूप से 13 वर्ष का एक छोटा बालक ही होगा, शासन चला नहीं सकता। तो अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। और बैरम खां जो था आपका किसका दोस्त था? हुमायूं का दोस्त था। तो हुमायूं ही जो है वो जब उसने अकबर को अपना उत्तराधिकारी बनाया तो बैरम खां को जो बोला कि आप जो है वो इसकी देखभाल कर लीजिए। और ऐसा कहते हैं इतिहासकार कि हुमायूं को जो है अपनी मौत का एहसास जो है वो पहले से ही होने लगा था, है ना। तो इस तरह से उसने जो है जब सरहिंद का लड़ा, दिल्ली सत्ता प्राप्त की, तभी से उसने मन बना लिया था कि हमारा अकबर हमारा जो है वो उत्तराधिकारी होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। अकबर के शिक्षक का नाम है ना, तो क्या था? अब्दुल लतीफ़। अब्दुल लतीफ़ जो है अकबर के शिक्षक का नाम था। वैसे अकबर के कई शिक्षक थे, लेकिन उसमें से मुख्य शिक्षक थे आपके अब्दुल लतीफ़। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे हम एक चीज़ बता दें, जो अकबर के संरक्षक थे उनकी जो है वो हत्या की गई थी हज यात्रा के दौरान। तो अकबर के संरक्षक कौन थे आपके? बैरम खां। तो बैरम खां जो है जो मक्का यात्रा के लिए जब निकले वो, तो रास्ते में ही जो है वो एक स्थान है, उसका नाम क्या है? वो एग्जाम पूछा जाता है, क्या नाम है? पाटन। कौन सा स्थान है? पाटन। तो पाटन नामक स्थान पर जो है वो एक मुस्लिम युवक ने, है ना, उसका नाम क्या था? मुबारक खां, है ना। मुबारक खां ने जो है वो बैरम खां की बड़ी ही बेरहमी से जो है वो हत्या कर दी। चलिए आगे चलते हैं हम।
अकबर धार्मिक दृष्टि से जो उदार था, है ना। इतिहासकार लिखते हैं कि अकबर जो है वो सभी धर्मों का सम्मान करता था, सभी धर्मों के प्रति उसके उदार भाव थे। तो अकबर के सफलता का जो मुख्य राज था वो दो राज थे आपका। एक तो अकबर की धार्मिक नीति थी, दूसरा अकबर की जो है वो वैवाहिक नीति थी, क्योंकि अकबर ने जो है वो राजपूतों से जो विवाह संबंध स्थापित किए, अंततः उसके शासन विस्तार में राजपूतों ने जो है वो बहुत बड़ा योगदान दिया। जैसे मान सिंह जो अकबर के एक बहुत बड़े सेनापति हुआ करते थे, है ना, और कई युद्धों में मान सिंह ने जो है वो अकबर को सफलता दिलाई। तो दो इसकी सफलता मुख्य कारण था, एक तो वैवाहिक नीति, दूसरा आपका इसकी धार्मिक नीति। चलिए हम चलते हैं। तो अकबर ने एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, इससे क्वेश्चन बनता है आपका, पानीपत के कुल कितने युद्ध हुए? इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, पानीपत के कितने युद्ध हुए? 3। पहला हमने पढ़ा था, पहला कब हुआ था? 1526 में। किसके बीच में? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। हम बात कर रहे हैं पानीपत के दूसरे युद्ध की। तो ये आजकल ये देखा जा रहा है ऑनलाइन में कि अब युद्ध का केवल ईयर नहीं पूछता है, बल्कि डेट और मंथ भी पूछने लगा है। तो भाई हम डेट बता रहे हैं 5 नवंबर 1556 को पानीपत दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें जो है अकबर ने एक बहुत बड़े शासक उस समय के हेमू को जो है वो पराजित किया। इतिहासकार लिखते हैं कि हेमू जो है वो पराजित नहीं होना था, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि एक तीर जो है वो हेमू की आंख में लग गया और इससे जो सेना का मनोबल गिर गया। अंततः जो है वो अकबर की विजय प्राप्त हुई। फिर आगे हम चलते हैं। एक जजिया कर बताया था हमने, पहले बताया था आपका कि जजिया कर ऐसा कर है जो मुस्लिम शासकों द्वारा लगाया जाता था, और देता कौन था इनको? जो गैर मुस्लिम होते थे, है ना, उनको जजिया कर देना होता था। तो जैसे मैंने बताया कि अकबर धार्मिक दृष्टि से उदार था, तो मान सिंह की राय पर ये क्वेश्चन आया एग्जाम में कि किससे प्रभावित होकर के अकबर ने जो है वो जजिया कर समाप्त किया। तो मान सिंह जो अकबर का प्रमुख सेनापति था, उसके परामर्श से जो है अकबर ने क्या किया? जजिया कर जो है वो समाप्त किया। तो ये क्वेश्चन पूछता है जजिया कर किसने समाप्त किया? तो किसने किया? अकबर ने। और अकबर का दरबार में 9 बहुत बड़े विद्वान रहा करते थे, उनको इतिहासकार क्या संज्ञा देते हैं? रत्नों की, है ना। तो एक क्वेश्चन तो ये पूछ देता है कि किसके दरबार में 9 रत्न थे? तो किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। कौन कौन थे? क्योंकि ये क्वेश्चन हमने ऐसा देखा है कि कौन 9 रत्न में शामिल नहीं था, तो इसमें आंसर आपका आया है बैरम खां। तो क्या बैरम खां अकबर के 9 रत्न में शामिल था? नहीं था। वो तो क्या था? उसका संरक्षक था। तो उसका आंसर आपका बैरम खां है। और 9 रत्नों के हम देख लें, बीरबल सुना है नाम हमने इसका काफ़ी, अबुल फजल ये लेखक हैं आपके, टोडरमल ये उस समय के भू राजस्व व्यवस्था के पूरे संरक्षक थे, इन्हीं की देखरेख में जो पूरी भू राजस्व प्रणाली संचालित होती थी। फिर आपका है तानसेन, तो ये अकबर के दरबार के महान संगीतकार थे आपके। फिर मान सिंह, तो ये सेनापति थे उनके, है ना, एक महान सेनापति थे मान सिंह। और मुल्ला दो प्याजा, तो इनका वास्तविक नाम तो कुछ और था, लेकिन इनको प्याज बहुत पसंद थी, तो इसी कारण से इनका नाम एक चल निकला, मुल्ला दो प्याजा। फिर आपका है अब्दुल रहीम खान खाना, फिर आपका है भगवान दास, और अंत में आपका है फैजी। तो चलिए हम चलते हैं। अब इन 9 रत्नों से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बीरबल की, है ना, बीरबल, इससे क्वेश्चन बनता है। तो बीरबल का जन्म कहाँ पे हुआ? आपका कालपी में हुआ, और ये जो है वो किस परिवार में हुआ? ब्राह्मण परिवार में हुआ, है ना। और इनके बचपन का नाम क्या था? महेश दास। तो बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास। और एक प्रकार से अकबर के बहुत प्रिय थे ये, तो एक प्रकार से महाराजा जैसे रहते थे। इनका रहन सहन कैसा हो गया था बीरबल का? महाराजा जैसा। कैसा? महाराजा जैसा। तो माँ से महाराजा बना लिए, और माँ से इनके बचपन का नाम याद रख सकते हैं आप, क्या? महेश चंद्र, है ना। इस तरह से नाम याद रख लीजिए भाई। बीरबल थे, अकबर के बहुत प्रिय थे, राजा की उपाधि दे रखी थी अकबर ने, तो एक महाराजा से व्यवहार था उनका। तो उस महाराजा को माँ से बना लिए। इनका पहला नाम ले लीजिए, बचपन का नाम क्या है? महेश, है ना, महेश इनके दास। और आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछा है कि इनको राजा की उपाधि दी थी अकबर ने, बता दिया हमने
कि बीरबल को अकबर ने जो है राजा की उपाधि दी। और कवि थे ये, मूल रूप से क्या थे, कवि थे। और अकबर ने एक धर्म शुरू किया था। कौन सा धर्म था वो? दीन ए इलाही, दीन ए इलाही। तो उसके जो है वो मानने वाले बीरबल जो है प्रथम और अंतिम हिंदू राजा थे और युद्ध में ये मारे गए थे। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है कि अकबर का कौन सा रत्न जो है जो युद्ध में मारे गए। तो यूसुफ जाई जनजातियों के द्वारा विद्रोह किया गया था, उसी विद्रोह दबाने के दौरान जो है वो घायल होकर के बीरबल की मौत हो गई थी। चलिए हम अगला चलते हैं। अगला हम लेते हैं महुल अब्दुल फजल। तो इनके बारे में जो मुख्य है, ये भी लेखक हैं और जो अकबर का दीन इलाही धर्म था उसके जो है ये क्या थे? मुख्य पुरोहित। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दीन इलाही धर्म के मुख्य पुरोहित कौन थे? तो कौन थे आपके? अबुल फजल। और लेखक थे, ऐसा बताया हमने। तो इनकी 2 पुस्तकें बहुत फेमस हैं, एग्जाम में आती हैं। तो इत्तेफाक से दोनों का नाम जो है वो आसे है। अबुल नाम भी आसे है और आईने अकबरी और अकबरनामा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप कोडिंग बना सकते हैं, है ना। तो इनकी 2 प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, एक तो आपका आईने अकबरी है, दूसरा आपका कौन सा है? अकबरनामा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। और बाबरनामा के? बाबर स्वयं था। हुमायूं नामा के? गुलबदन बेगम, जो हुमायूं की सिस्टर थी, है ना। तो मुगल वंश में एक ही परंपरा चल रही थी अपनी आत्मकथा लिखने की। तो बाबर ने भी लिखी बाबरनामा, हुमायूं ने लिखी हुमायूंनामा, अकबर ने स्वयं नहीं लिखी, मैंने इन दोनों स्वयं नहीं लिखी। अकबर की आत्मकथा किसने लिखी? अबुल फजल ने। फिर आगे हम चलते हैं। तो अकबर ने स्थापत्य की दिशा में, माने जो भवन निर्माण थे उस समय के, उसमें काफ़ी हद तक काफ़ी काम किया। उसमें जैसे मुख्य रूप से हम और भी बताएंगे। तो एक तो आपका हुमायूं का मकबरा है आपका, और दूसरा आपका जो है आगरा का लाल किला। दिल्ली का लाल किला अलग चीज़ है ना, आगरा का लाल किला ताजमहल के जस्ट बगल में बना हुआ है। ताजमहल के जस्ट बगल में है। इसमें लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको जो है वो लाल किला नाम दिया गया है। और चलिए हम और आगे चलते हैं। तो अकबर के शासनकाल में हिंदी भाषा का जो है अत्यधिक विकास हुआ, इसलिए अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में आया है कि हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो क्या होगा आपका? अकबर के शासनकाल को। तो कैसे याद रखें? हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमको हिंदी अच्छे से आती है। कैसे आती है? अच्छे से आती है। तो आज से क्या बना लें यहाँ पे? आज से अकबर दिमाग में रख लें। ये अब तुरंत ही कोडिंग बनती है, ये है ना। जरूरी नहीं कि आप हमारी कोडिंग दिमाग में रखो, आप स्वयं भी इस तरह कोडिंग बना के दिमाग में उस फैक्ट को रख सकते हैं। भाई 2-4 साल 2 साल जब तक कंपटीशन निकले तब तक रखे रहो, फिर छोड़ दो इसको, भगाओ जहाँ भागना हो, उसको इतनी कस के भगाओ बेटा तुम भाग लो अकबर जो है तुम्हारा काम खत्म, अब अकबर जो है वो भाग लो। फिर आगे हम चलते हैं। तो यदि हम मुगलों के किसी शासक के काल को अगर स्वर्णकाल कहें हम, या पूरा मुगलों का स्वर्णकाल जो है वो मुगल के किस शासक के काल को कहा जाता है? तो वो आपका कौन सा है? अकबर। तो मुगलों का स्वर्णकाल जो है अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। और ऐसा बताया हमने, बोर्ड कम पढ़ रहा था, नीचे का मैटर ऊपर है। तो यहाँ पे अकबर जो है वो उनका देहांत हो चुका है। तो अकबर को जो कहाँ दफनाया गया? तो अकबर कहाँ दफनाया गया? सिकंदराबाद में। और सिकंदराबाद कहाँ बताए थे हम? कहाँ पे है? आगरा के पास है ना, आगरा के पास है सिकंदराबाद। तो यहाँ दफनाया गया, याद रखिएगा। और टोडरमल के बारे में बात करते हैं हम, अकबर का नवरत्न है ये। तो इसको जो है वो भूराजस्व व्यवस्था में सुधारक के रूप में जाना जाता है। इसकी जो भूराजस्व व्यवस्था जो उसने लागू की थी वो वर्तमान में भी जो है वो हमारे हिंदुस्तान में लागू है। फिर हम आगे चलते हैं। अकबर ने जो है उसको अपना क्या बनाया था? प्रधानमंत्री बनाया था। तो पूछ सकता है कि अकबर ने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया? तो टोडरमल को। और अब हम बात करते हैं अकबर के नवरत्न है तानसेन। तो तानसेन का जन्म जो है वो 1506 में कहाँ पे हुआ? ग्वालियर में हुआ, एक ब्राह्मण परिवार में हुआ।
और इनके बचपन का नाम क्या था? रामतनु पांडे। तो तानसेन का एक लंबा इतिहास है। ऐसा किंवदंती है कि तानसेन जो है शुरू में उनकी ज़बान जुड़ी हुई थी, वो बोल नहीं पाते थे। फिर एक उनके गुरु मिले, कौन? मोहम्मद गौस। तो मोहम्मद गौस ने उनका जो है वो इलाज किया और फिर आगे चल कर के तानसेन जो है भारत के नहीं बल्कि दुनिया के आज एक महान संगीतकार की श्रेणी में आते हैं। और आपका इनकी समाधि कहाँ पे है? ये एमपी क्वेश्चन आया आपके एमपी में, तो ग्वालियर में है। मोहम्मद गौस का जो मकबरा है उसी के जस्ट बगल में इनकी इच्छा थी कि हमारा जो है हमको गुरु के समीप दफनाया जाए, तो जस्ट उसके बगल में ही जो है वो इनका मकबरा भी है। और इनका जो शुरू में कहाँ थे आपके? तो ये रीवा में थे। रीवा मध्य प्रदेश है ना, विंध्य प्रदेश की राजधानी थी। यहाँ पे बघेलों का शासन था, तो यहाँ पे रामतनु पांडे नाम था इनका, है ना, एक ना था रामतनु पांडे, रामचंद्र, रामतनु पांडे की बात कर रहे हैं। तानसेन, रामतनु पांडे इनका नाम था, किनका? तानसेन का। इसके दरबार में थे। फिर अकबर को इनकी ख्याति के बारे में मालूम पड़ा और ज़बरदस्ती करके अकबर ने जो है वो तानसेन को अपने दरबार में मंगा लिया। इन्होंने कई वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया, कई इनके संगीत हैं, है ना, उनका अध्ययन किया। तो अपने आप में निसंदेह रूप से तानसेन जो है एक महानते से क्वेश्चन बनता है। चलिए अब हम देखते हैं, अकबर जो है वो स्वयं एक वाद्य यंत्र बजाया करता था, जिससे पता चलता है कि अकबर जो है संगीत का प्रेमी था। वो वाद्य यंत्र क्या था आपका? नक्कारा, है ना। तो इसको याद रखिएगा, अकबर स्वयं जो है वो एक वाद्य यंत्र बजाया करता था, उसका नाम क्या था? नक्कारा। और फैजी एक है ना इनके नवरत्न में से, तो फैजी ने बाबरनामा का जो है वो फारसी में अनुवाद किया। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो फासे फारसी, फासे फैजी, फासे फारसी, फासे फैजी, इस तरह याद रख सकते हैं। फिर आगे हम चलते हैं, अकबर के महत्वपूर्ण काम। तो अकबर ने कई महत्वपूर्ण काम किए, लेकिन हमने कुछ क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से हमने बता रहे हैं। तो एक तो आपका जो है वो दास प्रथा का अंत किया। तो जैसे दास प्रथा अपने चरम उत्कर्ष में कब थी? जो दिल्ली सल्तनत काल में, दिल्ली सल्तनत काल में जो है वो दास प्रथा जो है अपने चरम उत्कर्ष में थी। मतलब कि इंसानों को सामानों की तरह, वस्तुओं की तरह जो है बेचा जाता था, है ना, बेचते थे। और फिर उनसे जो भी काम करवाना था करवा, दास की तरह। मतलब दास को ना बोलना नहीं है, जो हमको बोलना है वो काम उसको करना है। तो बुरी प्रथा थी, अकबर ने जो है उसको समाप्त किया। और कब किया? 1562 में। फिर आपका हरम दल से मुक्ति अकबर कब मिली? 1562। तो यहाँ पे हम बता दें थोड़ा सा कि अकबर के शासनकाल में कब तक बताया था? लगभग 4-5 साल का ऐसा समय था, है ना, 60-60 बताया था, हाँ देख लेंगे उसको। तो कुछ 4-5 साल का ऐसा समय था कि जब अकबर जो है वो अपने रानियों के महल में चला गया था, बाहर किसी से मिलता ही नहीं था। अंततः अकबर को जो है वो लोगों ने समझाया, फिर अकबर ने जो है वो बाहर आया वो। तो इतिहासकार लिखते हैं कि इस शासन को, जो 4-5 साल का शासन था, उसको क्या नाम दिया? पेटीकोट का शासन, है ना। क्या नाम दिया? पेटीकोट का शासन। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी एग्जाम में आता है कि किस शासक के शासनकाल के कुछ भाग को पेटीकोट के शासन के नाम से जाना जाता है? तो किसके शासनकाल को? अकबर के शासनकाल को। फिर हम आगे चलते हैं। तो जैसे हमने बताया जजिया कर, पहले बता चुके हम कि जजिया कर जो है अकबर ने समाप्त कर दिया था। किसकी परामर्श पर? मान सिंह के परामर्श पर। कब? 1564 में। फिर एक अकबर ने एक धर्म की स्थापना की थी, यद्यपि वो धर्म जो है वो सफल नहीं हुआ था, कुछ लोगों तक ही सीमित रह गया था, लेकिन अकबर जो है वो इसको अपना राष्ट्रीय धर्म बनाना चाहता था। और वास्तव में दीन इलाही धर्म क्या था? जो अन्य धर्मों में जो मुख्य बातें हैं, अच्छी बातें हैं, उन्हीं को सार बना करके जो है दीन इलाही धर्म का प्रारंभ किया गया था, लेकिन ये सफल नहीं रहा। तो दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने कब की? 1582। तो ये याद रखना है आपको, 1582 में। और अकबर ने एक संवत भी शुरू किया था, वो कौन था आपका? इलाही संवत। कब शुरू किया गया था? 1583 में। तो लिख लीजिए आप लोग, 1583 में जो है वो अकबर ने इलाही संवत की शुरुआत की। और आगे चलते हैं हम। तो अकबर का एक महत्वपूर्ण युद्ध है आपका हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध, तो हल्दी घाटी आपके कहाँ पे है वर्तमान में? तो राजस्थान में है ये, है ना। एक घाटी टाइप की है, इसके नाम से हल्दी घाटी बोलते हैं।
तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, ये याद रखना आपको, 1576, 18 जून 1576। चलिए काज रिपीट करिए, 18 जून 1576, 18 जून 1576 में अकबर ने किसको हराया था, महाराणा प्रताप को, है ना। तो किसके बीच में हुआ अगर पूछ दे, तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, किसके बीच हुआ, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ। और अकबर ने कुछ स्थापित किया, हमने बताया कि एक फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की, अकबर ने की। कहाँ पे है ये, आगरा के पास है फतेहपुर सीकरी। इसी तरह से बुलंद दरवाजा किसने स्थापित किया, किसने बनवाया, अकबर ने। क्यों, गुजरात विजय के दौरान। और यहीं पे क्वेश्चन और बनता है, जब अकबर गुजरात विजय के दौरान गुजरात गया तो उसने जो है पहली बार जो है वो समुद्र देखा था। वो कौन समुद्र देखा होगा, क्या है आपका, अरब सागर देखा होगा, है ना, अरब सागर देखा हो। तो पूछता कि अकबर ने पहली बार समुद्र कब देखा, कोई हमसे नहीं पूछता कि हमने क्या देखा, लेकिन अकबर महान था तो पहली बार समुद्र कब देखा, कब देखा, बैठे रहिए थोड़े 5 मिनट, है ना, कब देखा, गुजरात विजय के दौरान। फिर अबुल फजल इग्नोरत्न है, इनका एक कथन है ना, इनका एक बहुत फेमस कथन है, वो कहाँ पे है और ये कथन किसका है, तो याद रखना आपको। तो उसने अकबर के बारे में कहा कि बादशाहत, माने जो बादशाहत होते हैं उनकी जो बादशाही होती है, बादशाहत जो है वो एक ऐसी किरण है, किरण माने जो प्रकाश देने वाली, एक ऐसी किरण है जो पूरे ब्रह्मांड को जो है वो प्रकाशित कर सकती है। तो बादशाहत एक ऐसी किरण है जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर सकती है। कथन किसका है, तो अबुल फजल का है। और ये कथन कहाँ दिया था अबुल फजल ने, तो अपनी पुस्तक आईने अकबरी में। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, ये जब पूछी गई है कि अकबर ने जो है वो सिख धर्म के चौथे गुरु कौन, रामदास को जो 500 बीघा ज़मीन जो है वो दान में दी थी, और उसी पर जो है वो रामदास ने एक नगर बसाया था, वो क्या था, अमृतसर। और वहीं पे हमारा जो है सिख धर्म है उसका सबसे बड़ा गुरुद्वारा भारत का, जो एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन, MP पुलिस में क्वेश्चन आया था आपका कि भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ पे है, कौन है, तो वो कौन है आपका, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, ये सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। तो यहीं पे जो है वो स्वर्ण मंदिर नामक गुरुद्वारा भी है, कहाँ पे, अमृतसर कहाँ पे है, किस राज्य में, पंजाब में, वेरी गुड, है ना, कहाँ पे है, पंजाब में है। और एक क्वेश्चन आपको ये पूछता है कि अकबर के शासन की मुख्य विशेषता क्या थी, तो मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा कोई बहुत बड़ी प्रथा नहीं थी, है ना, भूमि के टुकड़े दिए जाते थे और जो जिसको दिए जाते थे, जो उनका उपयोग करता था उसको मनसबदार बोलते थे। यही आपकी मनसबदारी प्रथा थी। फिर आगे हम चलते हैं कि दक्षिण का सम्राट उपाधि किसने धारण की, तो अकबर ने धारण की दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में। तो हो गया लगभग पूरा है ये, है ना, हो गया ना। तो अकबर के बारे में लगभग मोटी मोटी बातें की हैं, लेकिन तब भी दावा नहीं कर रहा हूँ कि अकबर के बारे में कुछ फैक्ट छूटे होंगे। निसंदेह इंसान हूँ, गलतियाँ जो है वो इंसान से ही होती हैं, लेकिन हमारी तरफ से पूरा ये प्रयास था कि कोई भी चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ छूटने ना पाए। तो अब हमारा जो है वो मुग़ल काल अभी चलेगा, कुछ क्लासें और हैं। तो मुग़ल के बाद कौन आया आपका, अकबर के बाद जहांगीर। तो कल हमारा टॉपिक रहेगा जहांगीर और शाहजहां दोनों रहेगा, है ना। हो सकता कोशिश करूँ कि जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, तो यही प्रभावशाली शासक थे मुग़ल वंश के। उसके बाद मुग़ल में छोटे छोटे वंश शासक आए, और अंतिम शासक कौन था मुग़ल वंश का, बहादुर शाह जफ़र। तो मैं RK सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए अगले वीडियो तक विदाई लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।